हाय होपफुली मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं जिनमें हाई यील्ड टॉपिक्स के बारे में और डिसिप्लिन वाइज वेटेज के बारे में बताया गया है वो आपने देखी होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह मैं आज अपनी इस वीडियो में आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि बेसिकली एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। जैसे कि मैंने अपना एंडोक्राइनोलॉजी आपको बताया था, स्टार्ट किया हुआ था, तो मैंने आज अपना वो चैप्टर एंड किया है और उसमें से मैंने 3-4 जो है ना एमसीक्यूज़ पिक किए हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखने में और स्टेटमेंट पढ़ने में तो हमें बहुत इजी लग रहे होंगे और हम डायरेक्ट जंप करेंगे कि इसका आंसर ये है। मे बी कि जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं और वो इजीली जंप ही ना कर सके, बट मैं आपको एक यू वर्ड का सैम्पल 3-4 एमसीक्यूज़ का दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें और उससे आइडिया लें कि हमारे एमसीक्यूज़ किस तरह के आएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार यही कह रही थी कि बार और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, वो आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी और जस्ट बुक रीड करने से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे कुछ एमसीक्यूज़ दिखाती हूँ, उसके आंसर मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन साथ ही उस एमसीक्यूज़ के साथ ही मैं उसकी जो की पॉइंट्स हैं ना वो भी एक स्लाइड में अपलोड करती हूँ और वो आप एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट पढ़ें, देखें कि किस तरह की स्टेटमेंट आती है और उसके ऑप्शन क्या हैं और फिर मैं वो जो आगे उसके हिंट पॉइंट हैं वो भी आपको बताती हूँ और फिर आप उससे आइडिया लगाइएगा कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं और आप कितनी जल्दी इसको पिक कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे स्टेप 1 में भी आएंगे। सो ये यूवर्ड के क्यूब बैंक के कुछ एमसीक्यूज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ, वो आप ज़रा देखिएगा और फिर मुझे उनके आंसर्स जो हैं वो कमेंट में बताइएगा। फिर मैं उसकी की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हमने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, किस तरह से हमने पैथोलॉजी पढ़नी है, किस तरह से हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है। और पैथोलॉजी में हमने जस्ट डायग्नोसिस और लैब्स पे फोकस नहीं करना, हमने उसकी साइटोलॉजी, उसकी माइक्रोस्कोपी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर कट अपने फिंगर टिप्स पे हर जो इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है उसकी रखनी है। और सेकंड थिंग आप ये भी नोट करेंगे कि जो हमारी कंट्री में, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस लिहाज से वो एग्ज़ाम नहीं बना बल्कि वो अमेरिका के अकॉर्डिंग बना है। तो वो अपनी इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हर चैप्टर में वो इसी तरह करेंगे कि अपने उनके वहाँ पे जो डिजीज़ कॉमन होंगी वो उसी को फोकस करेंगे। सो आपने ये माइंड में रखते हुए तैयारी करनी है। चलिए एमसीक्यूज़ की तरफ। सो पहला एमसीक्यूज़ है हमारा 54-year-old मैन कम्स टू द ऑफिस ड्यू टू वर्सनिंग फटीग, जनरलाइज्ड वीकनेस एंड अनइंटेंशनल 7 kg weight loss over the past several weeks. The patient has no prior medical condition and takes no medication. He has 40-year history of smoking and does not use alcohol or illicit drugs. Blood pressure is 160/100 and pulse is 80 per minute. Physical examination showed darkening of the skin in sun exposed areas. Point to be noted: there are scattered ecchymosis on the extremities. Mild proximal muscle weakness is present. Chest examination revealed a 6 centimeter irregular right lung mass with mediastinal lymphadenopathy. Which of the following most likely is responsible of the patient's current symptoms? सो आप इस पे ज़रा ध्यान दीजिए। उसको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री नहीं है, अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं है और उसको फटीग है, जनरलाइज्ड वीकनेस है, वेट लॉस है सेवरल वीक से। साथ वो कह रहे हैं कि उसको जो डार्कनिंग ऑफ द स्किन है सन एक्सपोज्ड एरियाज़ पे वो है, इक्मोसिस है और उसका राइट लंग में जो है ना वहाँ पे इरेगुलर मैस मिला है, मेडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी मिली है और मैस 6 सेंटीमीटर है। सो आपका डायग्नोसिस क्या है और उसका फीचर क्या है?
ये जो स्लाइड है इसमें आपके लिए हिंट है पिछले एमसीक्यूज़ का। कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद लंग कैंसर, क्योंकि उन्होंने हमें उसमें कहा था कि इरेगुलर राइट लंग मैस है और मीडियास्टिनल लिम्फेडेनोपैथी है। लंग मैस तो आ गया, तो अब वो किससे रिलेटेड है आप इसमें देखें। वो एंडोक्राइन की कोई डिज़ीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है, मस्कुलोस्केलेटल है। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आप ज़रा फोकस्ड करें। मैंने पॉइंट टू बी नोटेड भी बोला था, 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पे फोकस करेंगे तो आपको इजीली इसमें से आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आप उसके ऑप्शंस पढ़ें और जो उसका राइट आंसर होगा वो कमेंट में मुझे बताएं। अगर ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी उसमें आपको इनकी की बताऊंगी और फिर हर एमसीक्यूज़ की जो ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल्स भी बताऊंगी। ज़रा ये अटेम्प्ट करें एमसीक्यूज़। सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास। अब 45 ईयर ओल्ड प्रीवियसली हेल्दी मैन कम्स टू द ऑफिस फॉर evaluation of neck lump. The patient first noticed the swelling a month ago while shaving and it has progressively enlarged. He had no fever, neck pain, hoarseness or difficulty breathing or swallowing. The patient does not use tobacco, alcohol or illicit drugs. Temperature normal, blood pressure 110/70 normal, pulse normal. On physical examination there is no tenderness, there is a non-tender film nodule in the upper portion of the left thyroid lobe. Laboratory show reveal are normal serum TH and elevated serum calcitonin levels. Elevated calcitonin level. Point to be noted. Neck ultrasonography show a 2 centimeter hypothyroid nodule with microcalcification. Fine needle aspiration of the nodule reveals spindle-shaped cells in an amorphous background. Spindle-shaped cells in amorphous background. Which of the following gene alteration most likely contributed to this patient's current condition? यानी कि हमें जीन की म्यूटेशन बतानी है। अब मैं अपनी इससे नेक्स्ट स्लाइड जो है ना वो मल्टीपल जीन म्यूटेशंस की करूँगी, वो आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। फिंगर टिप्स पे वो स्लाइड होनी चाहिए कि कौन से जीन की म्यूटेशन होगी तो कौन सी हमारे पास कैंसर या कौन से हमारे पास डिज़ीज़ आएगी, तो वो आपने देखनी है। और फिर वो याद करने के बाद उस स्लाइड को देखने के बाद दोबारा से आपने अपने इस एमसीक्यूज़ पे आना है और इसमें से देखना है कि कौन से जीन की म्यूटेशन होगी। ALK की होगी, रैट की होगी, MEN1 की होगी, P53 की होगी, BCL2 की होगी, JAK2 की होगी। इसमें से जो भी राइट आंसर होगा वो आपने MCQs 2 लिखे, उसका नीचे कमेंट में आंसर बताना है। अगर आपने ठीक बता दिया तो वेल एंड गुड, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर रहे हैं। अगर नहीं बताएंगे तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं उसके इन दोनों के आंसर अपलोड कर दूँगी। वो MCQs पढ़ें और उसमें से जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें और फिर ये जो है स्लाइड को याद करें और उसमें से ज़रा देखें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसमें से देखें कि किस जीन की म्यूटेशन होगी। अगर आप आंसर पिक कर लेते हैं तो कमेंट पे लिखिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं कल इन दोनों के आंसर अपलोड करूँगी। और ये MCQ जस्ट मैं आपको आइडिया देने के लिए थे कि किस तरह के MCQs जो हैं वो हमारे स्टेप 1 में आएंगे और हमने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है, कैसे हमने पैथोलॉजी पढ़नी है, कैसे हमने उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे फोकस करना है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने बिल्कुल मिस नहीं करने। और इस तरह जो भी MCQs आए वो अपने उस टॉपिक को खोलें, उस बुक पे जाएं, उसको हाईलाइट कर दें, उधर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दें और साथ उसके हिंट पॉइंट लिख दें कि ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन के लिए वो बुक खोलें, वो टॉपिक खोलें, तो आपको पता चल जाए कि ये लाइन इम्पोर्टेंट है और इस लाइन का इस तरह से MCQs आता है। ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं और एंटी ऑन्कोजीन्स हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और ये रिपीटेडली आप देखेंगे कि जो भी आप टॉपिक खोलेंगे उसमें ये बार बार आएंगे और ये अच्छे से याद कर लें।
और ज़रा पिछले 2 MCQs को अटैम्प्ट करें, फिर आपको आइडिया होगा और फिर आप कमेंट में उनके आंसर भी लिखिएगा और फिर मैं कल उनका की मैं अभी आंसर बताऊंगी और या फिर मैं कमेंट में ही बता दूंगी और फिर मैं कल एक नई वीडियो अपलोड करूंगी नई MCQs के साथ। डेली के 3-4 MCQs अपलोड किया करूंगी ताकि आप भी प्रैक्टिस कर लें और आपको भी आइडिया होता जाए कि किस टॉपिक में से किस तरह के MCQs आएंगे। ये थे सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजी की पैथोलॉजी में से। कल मैं इसके 3-4 पैथोफिजियोलॉजी में से भी अपलोड करूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि हमने पैथोलॉजी कैसे करनी है और हमने पैथोफिजियोलॉजी पे कैसे फोकस करना है। हर एक डिसिप्लिन का वेटेज सेपरेट है, ठीक है। आपने मेन फोकस अपना पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी पे रखना है। आज के लिए इनफ। और अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे लिए भी प्रे करें। मैं आपके लिए करती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हमारे मकसद में कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू मी आल्सो। सो कल तक के लिए गुड बाय।